Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my channel Manu Ishu ACCA classes. So before starting today's video, I would like to say a few things. Actually, when I was during my ACCA journey, actually I used to get stuck while solving the kit, and then when I used to ask with the people, it may take a time to get their reply. What's the answer of this kit and how did it came, whatever. So उतने में मेरा उतना पेशेंस ही नहीं था कि वेट करूँ, उतना में मैं खुद ही भूल जाती थी कि उसका आंसर क्या था उस क्वेश्चन का। आई मीन क्या मैंने पूछा था, रिप्लाई आ रहा है, कोई कोई रिप्लाई इंस्टेंटली देता था। सो दैट डे आई डिसाइड कि जो कमिंग स्टूडेंट है उनको ये चीज़ प्रॉब्लम ना हो, एंड मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे वीडियो बनाना। सो होप कि आप लोग को भी अपना ACC जर्नी इजी लग रहा हो। जब मेरे वीडियो देखते होंगे तो लगता हो एटलीस्ट आपको डॉट इंस्टेंटली क्लियर हो जाता हो। आई होप दिस इज़ व्हाट माय मोटिव ऑफ एनी वीडियो इज़। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पेपर दे दिया है, उसका मैं किट अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, सो दैट कि अपकमिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। सो यही मेरा मोटिव था वीडियो का। एंड रियली आई गेट ए लव फ्रॉम यू पीपल, एंड एक्चुअली बहुत सपोर्टिव मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग ने एटलीस्ट ये चीज़ को समझा और सपोर्ट किया मुझे। सो थैंक यू सो मच। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट की क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था, एंड टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर आई थिंक 11 एंड 12 है, एंड सबको लगता होगा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने काफ़ी लोग को, जब मैं पढ़ रही थी, खुद ही बोलते थे नहीं इसे एक दो क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा, थ्योरी पूछता नहीं है, ऐसे ऐसे मैंने सुना था। बट टू बी ऑनेस्ट इससे भी थ्योरी आ सकती है। थ्योरी इन द सेंस आपके सेक्शन सी में जो पार्ट A B C करके वहाँ पे छोटा सा पार्ट डाल सकते हैं ये लोग, ठीक है। ACCA कुछ भी हो सकता है। सो माई कंसर्न इज जस्ट डोंट स्किप दिस चैप्टर, रैंडमली रीड कर लो एक दो तीन बार। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ही 3-4 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट क्वेश्चन में, इससे मोनोपोली से रिलेटेड और SMEC से रिलेटेड। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि जस्ट आप गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, ठीक है, समझ लो चीज़ों को। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, जो रियलिटी में हो रहा है, मतलब इस चीज़ के बारे में, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एंड हाउ डिड दिस वर्क इन आवर इकोनॉमी। सो आई मस्ट से कि जस्ट डोंट स्किप दिस चैप्टर, गो रीड थ्रोली, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको टैकल करना ईजी हो जाए। दैट्स माई कंसर्न इज okay. So before starting, let's start this chapter. The first is which of the following is or are the among the elements of fiscal policy. तो basically दो पॉलिसी होती है, one is the monetary and second is the fiscal policy. Monetary policy is all about the supply of the money and मतलब money volume of the money and interest rate, and fiscal policy is all about the government expenditure and the where did it get income and borrowing, these all things. Okay, so now among these three statements, which are the elements of the fiscal policy? Let's read line by line. The first is government action to rise or lower tax. Obviously tax is the biggest source of income for the government, and if government decide whether to rise the tax or lower the tax, accordingly the fiscal policy will be governed. So one is obviously the fiscal policy, I mean element. And second is government action to rise or lower the size of money supply. As I told right now, monetary policy में volume of money या फिर interest rate इससे related होता है. But in fiscal policy it all about taxation, public expenditure, government borrowing, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. So two is not a element. गवर्नमेंट एक्शन टू राइज और लोअर द अमाउंट इट स्पेंड्स. अभी मैंने बोला गवर्नमेंट बोरो भी करती है इन दैट केस, जो इनकम उन्होंने कलेक्ट किया है टैक्स से, एंड दैट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट मीट देयर एक्सपेंडिचर, इन दैट केस गवर्नमेंट बोरो भी करती है, ठीक है। और आपने एक बुक में टर्म पढ़ा होगा क्राउडिंग आउट की, समथिंग था इस टाइप का, वो चीज़ भी एक बार समझ लेना क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 and 3 इज रिलेटेड टू द fiscal policy and second one is related to the monetary policy, ठीक है। next question. Which two of the following statements are correct? The first is securitization is a conversion of illiquid asset into the marketable securities. ये डिट्टो बुक का लाइन है सिमिलरली। और इसको समझने के लिए ना आप
वो एक स्कैंडल हुआ था ना 2008 के टाइम में, उसकी एक मूवी भी बनी हुई है बिग शॉट करके, आप वो भी एक बार देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डिटो बुक का लाइन है, एंड दिस इज ट्रू, ओके। एंड रिवर्स yield gap refers to the equity yield being higher than the debt yield. बेसिकली क्या होता है ना, थ्रू आउट द एफ एम सिलेबस आप लोग ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि डेप्ट इज चीपर देन इक्विटी, बिकॉज डेप्ट पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, एंड जो इक्विटी पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं दैट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल। सो ये चीज़ पढ़ते हैं, दैट्स वाई डेप्ट इज चीपर, और रिटर्न भी डेप्ट का लोअर होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। बट समटाइम व्हाट हैपन कि डेप्ट का रिटर्न ज़्यादा होता है इक्विटी से। जैसे अब गवर्नमेंट को बोरो करना है, सपोज उसका टैक्स इनकम कम हो गया एंड उसको बोरो करना है गवर्नमेंट को, इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से पैसे तानेगी और उसको ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा देगी बैंक वाले से, या फिर जो भी डेप्ट हो मतलब वो कर रहे हैं इशू कर रहे हैं उनसे ज़्यादा देगी, सो दैट कि उनके पास पैसे आए। इन दैट केस क्या होता है और गवर्नमेंट का तो और सेफर होता है कि वो पैसा लेके डूबेंगे नहीं कह के, तो और लोग पब्लिक लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो समटाइम व्हाट हैपेंस ना, द yield on the debt is higher than the equity and that's called a reverse yield gap, and यहाँ पे अपोजिट कर दिया, यहाँ पे debt yield being higher than the equity yield होना चाहिए, then it in that case ये ऑप्शन राइट होता है, but now it is incorrect. Third is disintermediation arise when borrower deals directly with a lending individual. अब हम लोग इंटरमीडिएशन समझते हैं। इंटरमीडिएशन बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है जहाँ पे एक जिसको पैसा चाहिए एंड जिसको पैसा है एक्स्ट्रा, उन दोनों को मीट करके एंड आपस में एक दूसरे का नीड फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ अभी के टाइम में आपने देखा होगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन व्हाट हैपन, अब पैसा डिपॉजिट करने के लिए या फिर मतलब किसी को भेजने के लिए अब हम लोग को बैंक की लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। what we can do is मोबाइल बैंकिंग, इवन दो शेयर का भी हम लोग खरीद बेच क्या कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग ऐप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फाइनटेक एक टॉपिक नया ऐड हुआ है सिलेबस में, जस्ट गो एंड रीड इट इसी के बारे में। तो उसने क्या कर दिया, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड होता था लाइक कस्टमर वगैरह को सबको डिजिटाइज कर दिया टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएशन। तो गायब ही हो गया, I mean, उनका तो ये यूज जो भी था कम हो गया ना, नंबर ऑफ ये जो इंटरमीडिएशन लाइक जो फाइनेंशियल बैंकिंग वगैरह था उनका तो अब लाइक इन सब चीज़ों के लिए मतलब लाइक नीड बहुत कम हो गया, एंड दैट्स कॉल्ड द इंटरमीडिएशन। दिस इंटरमीडिएशन मतलब नंबर ऑफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज। कैसे, अब पब्लिक जिसको पैसा चाहिए जिसको लेना है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। Demand pull inflation will occur when there are increase in the production cost independent of to the state of a demand. ये बेसिकली कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन करा है, नॉट द डिमांड पुल, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा मतलब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, सो ये भी इनकरेक्ट है। सो 1 and 3 इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट, indicate by clicking in the relevant box whether the following statements are true or false. Coupon bearing securities have a fixed maturity and the specified rate of interest. तो कूपन बेयरिंग बेसिकली फिक्स्ड मैच्योरिटी का होता है एंड उसके पास स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं। इसका और फीचर बता दूँ, जैसे लाइक आपको बिफोर मैच्योरिटी डेट इसको रिडीम भी कर सकते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है तो इन दैट केस इसको रिडीम कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में जाके। और भी चीज़ें एक बार जस्ट बुक पढ़ लेना, और एक चीज़ याद करना, जो ये डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट किस पे मिलता है, रिडिम्शन वैल्यू पे, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या है, इन द डिस्काउंट मार्केट फंड आर राइज्ड बाय इशूइंग बिल एट डिस्काउंट टू देयर इवेंचुअली रिडेम्पशन और मैच्योरिटी वैल्यू, ये भी करेक्ट है, मैंने अभी भी बोला आपको। और ये पता है आपको सबसे अच्छी बात ये है, आप अगर बुक में पढ़ दोगे ना 11 एंड 12 चैप्टर डिट्टो सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है, आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव है, लाइक फर्स्ट इज टू लाइक फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट, जैसे जो भी हमारा लेबर है वो आइडियल लाइबिलिटी सबको काम मिल जाए, कि एक कोई ऐसा लेबर ना हो जो मतलब लाइक नल्ला बैठा हो, ठीक है। फर्स्ट वो एक वो है, दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी इन द सेंस लाइक नो इन्फ्लेशन या फिर स्टेबल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक ही बार जैसे अभी देखोगे तो कितना लाइक अगर जो लोग नेपाल में उनको पता होगा आटा का भाव कितना बढ़ रहा है, दूध का भी अभी हाल ही में बढ़ा, पेट्रोल का कितना कैसे बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन है मतलब बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चाहेगी कि स्टेबल रहे इन्फ्लेशन, लाइक बढ़े लेकिन इतना भी नहीं ज़्यादा जितना जल्दी यहाँ बढ़ रहा है ना।
तो मतलब लाइक स्टेबल या फिर नो इन्फ्लेशन एज्यूम करो। फिर उसके बाद था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, ठीक है, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड पीपल का इम्प्रूव हो, ठीक है। अब जैसे कि लेबर लोगों को जॉब मिल जाएगा, जो भी लेबर नल्ले नहीं बैठेंगे उनके पास तो इनकम आएगा, इनकम आएगा तो वो क्या करेंगे, खर्चे करेंगे, खर्चे अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो बोलेंगे मुझे तो वो इम्पोर्टेड वाली घड़ी चाहिए, इम्पोर्टेड वाली टीवी चाहिए, ऐसे बोल के डिमांड करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। उसके बाद था बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये सब 4-5 ऑब्जेक्टिव है, बुक में क्लियरली पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे तो चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव है। द फर्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज मीन्स फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैंने बोला। प्राइस स्टेबिलिटी, यस, नो इन्फ्लेशन या स्टेबल इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली। बैलेंसिंग द गवर्नमेंट बजट, ये हमारा नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, एंड दैट्स व्हाई 4 इज नॉट, except 4 all 3 are correct, okay। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट हैव a number of economic target as a part of their fiscal policy, which two of the following government action relate predominantly to fiscal policy। अगेन फिजिकल पॉलिसी का आ गया, पढ़ते हैं। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का है। अब ये चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ रट्टा मार लो या फिर जैसे कहो, बोरोइंग रेट हायर होता है डिपॉजिट रेट से, ये चीज़ ध्यान देना, डिपॉजिट रेट से बोरोइंग रेट हायर होता है। एंड गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट बढ़ा रही है, मान लो कि बोरोइंग रेट ही बढ़ा रही है, डिपॉजिट रेट ही बढ़ा रही है, उसमें आप क्या करोगे, लोन लेना चाहोगे, ज़्यादा पैसा है तो इंटरेस्ट दोगे, नहीं ना। ऑब्वियसली आप डिपॉजिट करना चाहोगे कि इंटरेस्ट बढ़ गया तो डिपॉजिट करेंगे, तो उससे क्या होगा, मनी ऑफ सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, कोई चीज़ का डिमांड नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो बेसिकली किससे है ये, मॉनेटरी पॉलिसी से है। ए हमारा तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, रिड्यूसिंग टैक्सेशन वाइल मेंटेनिंग पब्लिक एक्सपेंडिंग। एक और चीज याद रखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर इक्वल टू गवर्नमेंट का बोरोइंग हो एंड टैक्सेशन इनकम हो या फिर कोई सरप्लस कहीं से आ रहा वो है। तो ऑब्वियसली टैक्स रिड्यूस होगा, मतलब टैक्स बेसिकली किससे रिलेटेड है, फिजिकल पॉलिसी है ना, तो ये हमारा फिजिकल पॉलिसी से ही है रिलेटेड। थर्ड, यूजिंग ऑफिशियल फॉरेन करेंसी रिजर्व टू बाय डोमेस्टिक करेंसी। अब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मान लो आपका डिपॉजिट रेट बढ़ रहा है या फिर बोरोइंग रेट बढ़ रहा है, तो फॉरेन वाले जो होंगे ना, फॉरेन के पीपल, उनको लाइक मनी इनफ्लो होगा कंट्री में, बिकॉज डिपॉजिट रेट भी तो बढ़ा है ना, जिससे मनी क्या बोलते हैं, बाहर का लाइक फॉरेन करेंसी वगैरह फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का डिमांड बढ़ेगा, करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। करेंसी का डिमांड बढ़ना मतलब एक्सचेंज रेट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। ओके, तो फोर्थ, बोरोइंग मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट एंड स्पेंडिंग इट ऑन द पब्लिक वर्क। एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट को भी बोरोइंग कर सकती है, इन दैट केस उसके पास लाइक इनकम कम है, टैक्सेशन से जो इनकम उठाई है वो अगर कम है, इन दैट केस गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम द पब्लिक या फिर आई थ्रू द बैंक, फिर ऐसे कैपिटल मार्केट से मनी राइज कर सकती है। तो बेसिकली बी एंड डी हमारा फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है। एंड बच गया ई, वो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने बताया ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, एंड हाउ आई एक्सप्लेन, ठीक है। Which three of the following are the key role played by money market? तो मनी मार्केट का बेसिकली रोल्स, ये चीज कुछ पॉइंट याद ही रख लो। ये लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होता है यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट, एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेंटेन करती है। ये इसका 3 पॉइंट बुक में भी है, एक बार गो थ्रू कर लेना बुक में। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंपनी, बैंक एंड पब्लिक सेक्टर, ये बुक में ही दिया हुआ है, एंड कंपनी को कैसे चाहिए, बैंक को कैसे चाहिए, पब्लिक सेक्टर को कैसे चाहिए, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली की रोल प्ले करती है मनी मार्केट। सेकेंड, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस, मैंने अभी भी बोला, ये भी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड सी, allowing an organization to manage its exposure to the foreign currency risk and interest rate। तो ये फॉरेन करेंसी का रिस्क है, जो भी इंटरेस्ट रेट, भी मनी मार्केट में ही मतलब डील होता है। सो ए बी सी आर रिलेटेड टू द मनी मार्केट। एंड रेस्ट टू, डीलिंग इन अ लॉन्ग टर्म फंड एंड ट्रांजेक्शन, ये आपका कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड होता है, ठीक है। अलाउिंग कंपनी टू इशू शेयर टू राइज मनी, ये शेयर्स, बॉन्ड, और एक और क्या था, यूरो बॉन्ड, ये सब हमारा कैपिटल मार्केट में इशू होता है, नॉट इन द मनी मार्केट। सो एक्सेप्ट डी एंड ई, ऑल आर रिलेटेड टू द मनी मार्केट, एंड डी आर ई रिलेटेड टू द ये कैपिटल मार्केट।
ठीक है। और ये तीनों लाइन बुक पढ़ोगे ना, बड़े बड़े हेडिंग में दिया हुआ अच्छे से पैराग्राफ, जस्ट गो एंड रीड थ्रू इट, ओके। विच इज द फॉलोइंग आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बुक में बड़ा सा चार्ट है। वन इज द कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट, एक डेरिवेटिव्स करके है। कूपन बियरिंग में आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपोज, रिपर्चेज एग्रीमेंट, एंड डिस्काउंट वाले में आता है आपका ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, एंड व्हाट वाज दैट, एक और कुछ मैं मिस कर रही हूँ। एंड डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन ये सब आता है, ठीक है। इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑब्वियसली ये है कॉर्पोरेट बॉन्ड ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड आपका इसका कैपिटल मार्केट का है, सो दिस इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए मनी मार्केट। थर्ड, कमर्शियल पेपर, ऑब्वियसली, एंड ट्रेजरी बिल, ऑब्वियस। 1, 3 एंड 4 आर द आपका मनी मार्केट से रिलेटेड है। कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल वैसे वैसे है, बट ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट इशू करती है एंड कमर्शियल बिल को कंपनी इशू करती है। एंड कमर्शियल बिल जो ट्रेजरी बिल जो होता है, सॉरी कमर्शियल पेपर, आई मीन कमर्शियल पेपर जो होता है ना वो कंपनी इशू करती है, एंड दैट्स वाई दिस मतलब ये सॉरी ट्रेजरी बिल जो होता है गवर्नमेंट इशू करती है, जो सो लेस रिस्क होता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर, बिकॉज गवर्नमेंट तो पैसा लेके डूबेगी नहीं ना, ठीक है। तो 1, 3 and 4, okay. Okay, moving ahead. Which of the following are the common roles of treasury funds within the firm? ये भी मैं भी फिर से कह रही हूँ, बुक में बड़े बड़े हेडिंग में दिया है। एक आपका शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे लाइक कैश वगैरह मैनेज करना, कैश फ्लो, इनफ्लो। फिर आपका लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ है बुक में, जिसमें अंदर दिया हुआ है लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेना है, किससे पैसा मतलब लाइक बोरो करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, डिविडेंड कितना देना है, वहाँ वो सब बातें होती है। एंड लास्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे करेंसी का या फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क वगैरह मैनेज होता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट which one is the role of treasury funds in among these all options. The first is short term management of the resources. ये इसमें मैंने अभी बताया लाइक कैश इनफ्लो आउटफ्लो का होगा, ये भी है। लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, मैंने अभी भी बोला, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड का डिसीजन वगैरह का यहाँ पे वो होता है। एंड थर्ड, लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट शेयर, ये नहीं है। एंड रिस्क मैनेजमेंट ये है। ये तीनों पॉइंट बुक से रिलेटेड है, डिटो क्लियर पॉइंट है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और आपको ये टॉपिक समझना है तो बुक में भी दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट एक बार, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है, तो ट्रेजरी फंक्शन का रोल है ही नहीं, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी नहीं है, इधर अकाउंटिंग में चला जाता है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is difference between primary and secondary capital market? तो प्राइमरी मार्केट जो बेसिकली कंपनी फर्स्ट टाइम पैसे राइज कर रही है, फर्स्ट टाइम लाइक कोई शेयर्स बॉन्ड इशू कर रही है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। एंड सेकेंडरी मार्केट इज लाइक मतलब वो वहाँ इशू होने के बाद जो उसके बाद जो ट्रेड होता है ना वो शेयर्स एंड बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। एंड प्राइमरी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है दैट्स बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, एंड इन सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है दैट्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। एंड प्राइमरी मार्केट में और आपको डिफरेंस बता दूं मैं जैसे कि हमारा सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर रहता है जो ट्रांजेक्शन करवाता है, अभी तो मोबाइल ऐप हो गया है, नो इशू। एंड प्राइमरी मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या कुछ करके टर्म था, एक बार बुक में पढ़ना, वो होता है जो लाइक ये सब करवाता है, जो शेयर इशू कंपनी का उसको एडवर्टाइज करना, पब्लिक के पास पहुंचाना। तो ये कुछ डिफरेंस है, जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसमें से ऑप्शन। Primary capital market relate to sale of new securities, while secondary capital market are where securities trade after their initial offering. डिटू वही लाइन जो मैंने बोला, ठीक है। तो ए होता है इसका आंसर। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रिलेट टू वेयर सिक्योरिटी आर ट्रेडेड आफ्टर द इनिशियल ऑफरिंग, ना। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट रिलेट टू सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी, सिर्फ प्राइमरी मार्केट होता है, नॉट द सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट आर वेयर स्टॉक ट्रेड एंड सेकेंडरी मार्केट आर वेयर लोन ट्रेड, ऐसा नहीं है, प्राइमरी मार्केट में भी शेयर एंड लोन दोनों ट्रेड हो सकते हैं, बट इट शुड बी फर्स्ट टाइम कंपनी इशूइंग, ठीक है। अगर 31, चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी विल इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, मैंने अभी भी बताया था ना उस टाइम, पढ़ते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट, मैंने बोला उस टाइम एक्सचेंज रेट को कैसे इंपैक्ट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट के थ्रू, ऑब्वियस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मीन्स इंटरेस्ट रेट, ये भी है। लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो मतलब इन्फ्लेशन कम, ये भी है। एंड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स ऑल दिस फैक्टर विल इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है।
32. Which of the following is or are usually seen as a form of market failure where regulation may be solution? एक तो आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन है, ये मोनोपोली की वजह से होता है. जो भी लाइक मार्केट में एंट्री करना नहीं चाहेगा उसको करने के लिए दे शुड हैव ए स्पेशल फीचर इन देयर प्रोडक्ट सो दैट कि डिफरेंशिएट हो पाए और प्राइस हाई चार्ज करे. अदरवाइज मोनोपोली में तो एक सिंगल प्लेयर होते हैं एंड उनका मर्जी चलता है, प्राइस बढ़ाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे. ठीक है, तो ये भी एक रीजन है मार्केट फेलियर का. सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नलिटीज सच एज पॉल्यूशन. अभी क्या होता है एक्सटर्नलिटी मतलब लाइक जैसे कि अब हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी लाइक कॉस्ट एंड बेनिफिट देखते हैं कि ये कॉस्ट लग रहा है, ये बेनिफिट हमारा एनपीवी है. सो व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर जो उस फैक्ट्री को सेटअप करने की वजह से पीपल को हार्म कर रही है, या फिर जो मान लो कि साइड में पॉन्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग डस्ट फेंकेंगे तो वहाँ पे लाइक जो भी जीव जंतु आएंगे वो लोग पानी पियेंगे बीमार पड़ेंगे. मतलब हम बाहर के आसपास लोगों को भी तो इम्पैक्ट पड़ सकता है ना. दैट्स अ कॉलेज सोशल कॉस्ट या फिर एक्सटर्नलिटीज जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट रूल्स बनाई है, बुक में दिया हुआ जैसे वो पढ़ना. तो ये भी एक रीजन है मार्केट फेलियर का. सप्लायर एग्री बिटवीन देमसेल्फ टू सेट ए मिनिमम सेल प्राइस. ऑब्वियसली और एक सप्लायर आपस में एग्री कर लेते इतना प्राइस में बेचना है, तो हो सकता है कि जो आने वाला हो न्यू एंट्री वाला उनको पोर्स ही ना खाए, वो खरीदे नहीं सामान उनसे, और रीजन हो सकता है मार्केट फेलियर का. सो ऑल थ्री आर द रीजन. ठीक है, नेक्स्ट. Which two of the following statement are true? There are two types of financial market: capital money market, and within which these are primary and secondary market. Okay, primary market allow the realization of investment before their maturity date by selling them to other investor. ये secondary market में होता है, primary market में नहीं. प्राइमरी मार्केट डील्स इन न्यू इशू ऑफ लोनेबल फंड. मैंने उसी टाइम बोला शेयर एंड लोन भी इशू कर सकते हैं, लोन नोट, तो बी तो है. कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर शेयर्स एंड लोन बॉन्ड मार्केट. मैंने ये भी बोला कि कैपिटल मार्केट में आपका शेयर्स बॉन्ड और यूरो बॉन्ड क्या क्या करके बुक में कुछ ऑप्शन है, एक बार देखना, ये भी कर सकते हैं. मनी मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट. दिस इज नॉट द मनी मार्केट, ये कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म फंड. ठीक है, सो बी एंड सी. Indicate by clicking the relevant box whether the following statement are true or false. Interest rate smoothing is the policy of some central bank to move official interest rate in a sequence of relatively small steps in the same direction rather than waiting until making a single large step. अब इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग आपको इस चैप्टर में मिलेगा, एक इंटरेस्ट रेट रिस्क वाले में मिलेगा. इंटरेस्ट रेट रिस्क वाले में स्मूथिंग का मतलब वॉट एवर द कंपनी हैविंग बोरोइंग एंड डिपॉजिट उसको दो पार्ट में डिवाइड करे, एंड सम पार्ट में जो एक पार्ट है उसको लाइक फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल से ले, मतलब फिक्स कॉस्ट से ले, दूसरे पार्ट को वेरिएबल से ले, सो दैट कि इंटरेस्ट रेट चेंज भी हुआ तो दोनों में मतलब लाइक इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फिर भी रिस्क होती है बट मतलब इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट का. यहाँ पे स्मूथिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट बढ़ाती है ना वो छोटे छोटे स्टेप में बढ़ाती है rather than कि एक ही बार बढ़ाना. दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग एंड दिस इज द ट्रू. If government wish to influence the amount of money held in the economy or demand for the credit, they may attempt to influence level of interest rate. मैंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया कैसे इंटरेस्ट रेट डिमांड को, इन्फ्लेशन को, एक्सचेंज को हैम्पर करेगी. सो एक बार पढ़ना उसको, एंड दिस बोथ आर ट्रू. 35. A variety of corporate governance rules have been introduced in a different country, but what are the principles common to all that they typically include? The first, chairperson CEO should not be same individual. Obviously this is true because अगर ये same person हुए तो power एक हाथ में हो जाएगा and misuse करने के chances ज़्यादा बढ़ जाएंगे. So one is the correct. ठीक है. Non-executive director on the board should prevent the board from being dominated by the executive director. Obviously ये भी है, आप लोगों ने बीटी में भी पढ़ा होगा ये चीज. ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट सोनली ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नहीं, it should consist of non-executive director and that should be independent. तो 3 incorrect है. Remuneration committee should be established to decide on the remuneration of executive director. हाँ, ये भी correct है आपका. एकदम straight line forward sentence है बुक का, कोई इसमें डाउट नहीं. 1, 2 and 4 आपका correct है. Okay, which of the following statement is correct? Direct tax live on a one set of individual or the organization but may be partly or wholly passed to other and are largely related to consumption not income.
आप बुक में पढ़ोगे ना, ये लाइन बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बट ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, नॉट डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे वैट वगैरह है, अगर बढ़ती है कम होती है, वो सोनली कंज्यूमर बियर करती है एट द एंड में, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स आर लिव डायरेक्टली ऑन द इनकम रिसीवर विद देयर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्ट टैक्स में होती है, नॉट द इनडायरेक्ट। बैलेंस बजट अकर्स विद टोटल एक्सपेंडिचर्स मैच्ड बाय टोटल टैक्सेशन। हाँ, ये एक होता है बैलेंस, डेफिसिट एंड सरप्लस। बैलेंस में होता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल टैक्सेशन इनकम, डेफिसिट में होता है कि एक्सपेंडिचर एक्सीड द टोटल टैक्स इनकम, और सरप्लस में होता है कि इनकम एक्सीड द एक्सपेंडिचर। तो सी तो हमारा करेक्ट है। डेफिसिट बजट अकर्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल टैक्सेशन इनकम, ये बेसिकली सरप्लस को इंडिकेट कर रही है, नॉट अ डेफिसिट। तो सी हमारा करेक्ट है। Indicate by the clicking in the relevant box whether the following statements are true or false. Demand pull inflation might occur when excess aggregate monetary demand in the economy, and hence demand for a particular good and services enable company to rise the price and expand the profit margin. ये भी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बुक का लाइन है पूरा सेम। तो डिमांड पुल बेसिकली डिमांड बढ़ने से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी प्राइस तो राइज करती है और प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपांड कर सकती है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन विल अकर व्हेन देयर आर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ डिमांड, एग्जांपल राइजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स कॉस्ट और राइजिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। ये भी ट्रू है, एक बार इसको पढ़ लेना, बुक में भी दिया हुआ है अच्छे से। एंड बुक का कॉपी पेस्ट लाइन डिट्टो, ठीक है, ट्रू है। एक चीज याद रखना, डिमांड पुल डिमांड इंक्रीज होने की वजह से होता है, कॉस्ट पुल में प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होने से होता है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दे आर एविडेंस ऑफ डिपॉजिट विद इशूइंग बैंक। ये सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सर्टिफिकेट मिलता है जहाँ पे एक एविडेंस होता है डिपॉजिट का इशूइंग बैंक के पास, एंड दे आर नॉट नेगोशिएबल देयरफॉर अनअट्रैक्टिव टू डिपॉजिट एज दे डू नॉट इंश्योर इंस्टेंट लिक्विडिटी। ये गलत है, ये नेगोशिएबल भी होता है और इसको सेकेंडरी मार्केट में बिफोर मैच्योरिटी सोल्ड करके आप पैसा रियलाइज कर सकते हो। सो बी इज इनकरेक्ट। दे प्रोवाइड द बैंक विद डिपॉजिट ऑफ फिक्स पीरियड एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कूपन बेयरिंग होता है, फिक्स रेट एंड फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इनका। सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी, दे आर कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज, मैंने अभी भी बोला ये कूपन बेयरिंग होता है, ठीक है। कूपन बेयरिंग मतलब फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स पीरियड। दे आर नॉट ट्रेडेबल, ये ट्रेडेबल होते हैं। सो ए सी डी इज करेक्ट। Which of the following is the least likely to be reason for seeking a stock market listing? स्टॉक मार्केट लिस्टिंग का होने का रीजन कौन सा, मतलब लाइक बहुत कम है, मतलब ना होने का, मतलब लाइक इन चारों में से कौन सा रीजन है जो लाइक बहुत लिस्ट लाइकली है कि स्टॉक में लिस्ट होने का? इन्हांसमेंट ऑफ द कंपनी इमेज हो सकता है ना, कि अब जैसे कि रिलायंस का देख लो, या फिर ऑब्वियसली इमेज ही है ना उन लोग का। तो ये ए बी है, ए है, आई मीन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू अदर यूजर, ये भी एक रीजन है। इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग ऑनर कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड एक्सेस ऑफ ए वाटर पूल ऑफ फाइनेंस, ये भी डी तो करेक्ट है, सी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग होने से कंट्रोल तो इंप्रूव नहीं हो सकता, इनफैक्ट और चांसेस होता है डायल्यूट होने का, क्योंकि अब कंपनी को फिर से पैसा चाहिए तो राइट इशू करता है, या फिर फिर से एफपीओ लाता है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं डायल्यूट होने का, इंप्रूव तो बिल्कुल नहीं होता है। दैट्स अ सी इज नॉट अ रीजन, लाइक नॉट लीस्ट लाइकली रीजन फॉर सीकिंग टू द स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, ठीक है। 40 which of the following is not typically a principal objective of macroeconomic policy? To achieve the full employment of resources, उस टाइम ही मैंने बोला टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी बोला टू अचीव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ये नहीं है, बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये नहीं है। टू अचीव एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी एक पॉइंट था, मैंने उस टाइम ये नहीं बोला बिकॉज ये उतना ज़्यादा, मतलब लाइक अगर आपको पांचों ऑप्शन देगा ना तो ये मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, उसमें लाइक लिखा था कि लीस्ट लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, जहाँ पे डी को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया उस टाइम, बट ये भी पॉइंट बुक में है, ठीक है। 41 which three of the following are the advantage of having centralized treasury department in the large international group of company? Okay, a, no need to treasury skill to be duplicated throughout the group,
ऑब्वियसली अगर आपका लाइक सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा तो एक ही बंदा होगा, सब चीज़ को मैनेज करेगा। तो मतलब लाइक डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक बंदा होगा, स्किल का डुप्लीकेशन नहीं होगा। एक करेक्ट है। नेसेसरी बोरिंग कैन बी अरेंज इन द बल्क एट अ कीन इंटरेस्ट रेदर देन स्मॉल अमाउंट। ऑब्वियसली मान लो कि आपको बोरोइंग करना है तो एक बार में बल्क अमाउंट बोरो करो या फिर छोटे छोटे अमाउंट बोरो करो, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल हो सकता है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज में बहुत अच्छे से मतलब फेवरेबल इंटरेस्ट रेट पे आप बोरो कर सकते हो बिग अमाउंट। एंड डिपॉजिट के लिए भी ट्रू होता है, लाइक डिपॉजिट करना है तो हायर अमाउंट पे आप डिपॉजिट कर सकते हो अगर बल्क में डिपॉजिट कर रहे हो rather देन इंडिविजुअल कोई डिपॉजिट कर रहा है। तो ए बी तो करेक्ट है। The group foreign currency can be managed much more effectively since they can appreciate the total exposure situation. हाँ ये भी आपका करेक्ट है। And local operating units should have better feel for the local condition than the head office and can respond more quickly to local department. ये basically decentralized में होता है, not decentralized, जो डी नहीं है। Divisional manager will be motivated by having a less responsibility for the cash management. ये भी आपका decentralized में होता है, not in the centralized. ठीक है, इसका पढ़ लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग द एसएमई इज इनहेरेंटली मोर रिस्की दैन द इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कंपनी ड्यू टू द लैक ऑफ बिजनेस हिस्ट्री, लो लेवल ऑफ पब्लिक ओवर द काउंटर रिकॉर्ड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म टू डिस्क्राइब डिफिकल्टी ऑफ एसएमई दैट ऑफन कैन फेस व्हेन राइजिंग द फाइनेंस। इसको फंड गैपिंग करते हैं। एक और होता है मैच्योरिटी गैप, जहाँ पे कंपनी को ना लॉन्ग टर्म लोन इजिली मिल जाता है रादर देन मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म इसको बोलते हैं मैच्योरिटी गैप। ठीक है, तो बेसिकली मिस मैनेजमेंट लाइक मिसमैच ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की वजह से ये मैच्योरिटी गैप स्टार्ट होता है। तो आपका बी इसका आंसर है। जब डिफिकल्टी हो रही है फंड राइज करने में दैट्स अ फंडिंग गैप। अगर लाइक लॉन्ग टर्म इजिली बोरो कर पा रहा है एज कम्पेयर टू द मीडियम टर्म बट मीडियम टर्म ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है, दैट्स द मैच्योरिटी गैप। ठीक है, 43 indicated by the clicking the relevant box which of the market of the following which market the following market instrument would be traded on. Commercial paper, money market, कन्वर्टेबल लोन नोट, मनी मार्केट, कन्वर्टेबल लोन नोट सॉरी स्टॉक मार्केट, फ्लो में निकल गया। ट्रेजरी बिल भी मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी मार्केट। ये याद कर लेना है सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह कौन कौन कहाँ ट्रेड होता है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्शन वुड बी इन लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगा? इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड कीपिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द सेम। अब आपका टैक्स इंक्रीज होगा, टैक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पीपल लोग के सैलरी से ज़्यादा पैसे कटेंगे, पैसे कटेंगे तो उनके पास कम पैसे बचेंगे, कम पैसे बचेंगे तो क्या होगा, कम एक्सपेंडिचर करेंगे मार्केट में, और कम एक्सपेंडिचर करना मतलब डिमांड घटना ना कि बढ़ना। सो ए तो बिल्कुल नहीं है, वन तो बिल्कुल नहीं है। डिक्रीज इन टैक्सेशन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली टैक्स कम काटेगा तो उसका ज़्यादा पैसा बचेंगे, ज़्यादा पैसा बचेगा तो खर्चा ज़्यादा करेगा, खर्चा ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। टू इज करेक्ट। डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो क्या होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना, सामान खरीदेगा नहीं, पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड वैसे भी घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो 1 और 3 तो बिल्कुल नहीं है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो लोग बोरो कर लेंगे, है ना, बोरो करेंगे तो पैसा फिर ज़्यादा मतलब लाइक सप्लाई होगा मार्केट में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा। तो योर 2 और 4 इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग डिमांड। which two of the following activities are carried out by financial intermediary। ये भी इसका 4 इसका लाइक एक्टिविटी दिया हुआ है बुक में, इसको भी लर्न कर लेना, समझ लेना। ठीक है, बुक का ही डिटो लाइन है, एक बार बुक पढ़ो, आप में इंपॉर्टेंट कह रही हूँ इस चैप्टर के लिए, आप बुक पढ़ो। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, 46 indicate by clicking the relevant box whether the following statement are true or false। A prospective merger would need to result in the company having a market share greater than 80% before it can be described as monopoly। कोई परसेंटेज नहीं तो कहा 80% होना चाहिए, this is a false। Government will intervene to weaken the country exchange rate in order to eliminate the balance of payment deficit। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिट मतलब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो ना एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज़्यादा आपका, इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कंट्री का करेंसी वीक कर देगी, मतलब बाहर वाले का करेंसी स्ट्रेंथ होना, अपना वीक होना मतलब फॉरेन का स्ट्रेंथ होना तो क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देंगे तो कोई इंपोर्ट ही नहीं करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा तो वो इंपोर्ट कम हो जाएगा एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस में आ जाएगा। तो दिस इज द ट्रू। A relative rate of domestic inflation will lead to the strength in the currency। आप लोग ने परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पावर पैरिटी में पढ़ा होगा। हायर द इन्फ्लेशन द मोर डेप्रिसिएशन इन द करेंसी, हायर द इंटरेस्ट रेट मोर डेप्रिसिएशन इन द करेंसी। तो ये फॉल्स है। ये क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से कंपनी का करेंसी स्ट्रेंथ होता है, ऐसा नहीं है, वो डेप्रिशिएट होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा।
गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी है, नॉट द फिजिकल पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. 47. Which of the following statement relating to the money market instrument is or are correct? Discounted instrument do not pay coupon interest rate. हाँ, ये इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती है, ठीक है. ये डिस्काउंट होती है रिडिम्पशन रेट से, जो भी इनको गिन आती है जब मैच्योर होती है ना वहाँ से आती है, मतलब जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और रिडिम्पशन में जो मैच्योर होती है, एंड वो डिफरेंस से वहाँ को इनको इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता है. तो 1 तो करेक्ट है. कमर्शियल पेपर इज सेक्योर्ड एंड एसेट ऑफ द इशूइंग कंपनी, मैंने उस टाइम ही बोला कमर्शियल पेपर अनसेक्योर्ड होती है एंड हायर इंटरेस्ट होती है ट्रेजरी बिल से अनसेक्योर्ड होने की वजह से. सो 1 इज ओनली द करेक्ट आंसर. 48. A listed company is to enter into sale and repurchase agreement on the money market, and company has sell to 10 million of treasury bills for 96 million and will buy back them at 50 days time for 9.65 million, assuming it 365 day a year. What is the implicit annual interest rate in this transaction to the nearest 0.01%? Ignore the compounding. ये 0.01% मतलब 2 decimal point, ठीक है. और इसको ये क्वेश्चन जो है ना, हमारा बुक जो है, बुक में सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है स्टडी टेक्स्ट में. इसको कैसे सॉल्व करना है ना, ये 96.5 में ये रिपर्चेज एग्रीमेंट का केस है, जहाँ पे कम में सेल करता है, हायर में बाई करता है, जो डिफरेंस होता है दैट्स लाइक इंटरेस्ट रेट पेड, ठीक है. तो ये दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई ये जितना मैं उसको सेल किया था, ठीक है. हाँ, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड जितना मैं सेल किया था, पर ये कितने दिन के लिए था, 50 डेज के लिए. जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करो 50 एंड मल्टीप्लाइड बाई 365 एंड उसके बाद 100% कर दो, आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक बार ट्राई करना, बुक में सेम है, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है. अभी मुझे एक्सेल वगैरह खोलना पड़ेगा, तो इसीलिए आप एक बार बुक देखो, बुक में सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपको इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय जितना में पहले सेल हुआ था एंड उसके बाद ये कितने दिन के लिए था, ये तो 50 डेज के लिए था. जो भी आंसर आएगा उसको फिर से डिवाइड करो 50 से एंड मल्टीप्लाई विथ 365, ठीक है. Which of the following statement relating to the disintermediation is or are correct? Disintermediation allow investor to conduct transaction directly but at increased risk when compared to use of intermediaries. Obviously ये थोड़ा मतलब लाइक डिसइंटरमीडिएशन की वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले हमारे पास इंटरमीडिएट था जो गाइड करता था रिस्क वगैरह जो भी मतलब अपने पे लेता था. अभी तो इसका रिस्क ज़्यादा हो गया है, तो ये आपका करेक्ट है. डिसइंटरमीडिएशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी यूज करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली रॉन्ग है. सो 1 इज करेक्ट. Which of the following statement relating to the STO is or are correct? The value of STO comes from the tie with the asset with the real monetary value. STO transaction are recorded on the blockchain ledger. ये दोनों करेक्ट है. STO के बारे में अगर पढ़ना है आपको, ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो ये बुक में दिया हुआ है एंड ये न्यू टॉपिक है, जस्ट एक गो थ्रू कर लो एक बार, एंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इस वीडियो में यही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विल डू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स.